नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, इस चैनल पर हमेशा यह प्रयास रहता है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। तो इसी प्रयास के क्रम में आज हम लोग करेंगे पॉलिटी का रिवीजन क्लास, और इसमें हमने 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। मैंने उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया है दोस्तों, जो परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। तो यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सेशन की। दोस्तों, सेशन में जाने से पहले एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? कौन सा न्यायालय करता है दोस्तों? फटाफट आंसर कीजिएगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? सही आंसर हो जाएगा केरल हाई कोर्ट करता है। कौन करता है? केरल हाई कोर्ट करता है। केरल हाई कोर्ट और लक्षद्वीप हाई कोर्ट कहाँ पर है? कोची में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। देखते हैं अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल क्या कहता है? मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया था? मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया था? सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई सरकार में बैठाया गया था। मंडल कमीशन को मोरारजी देसाई की सरकार में नियुक्त किया गया था। किस लिए बैठाया गया था? इसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव था। तीसरा सवाल हमारा कहता है, तीसरा सवाल कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? यहाँ पर दिए हुए हैं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर्फ 1 और 2 में रिट दायर किया जा सकता है। यानी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में रिट दायर किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की संरक्षण के लिए न्यायपालिका कितने प्रकार की रिट जारी करती है? 5 प्रकार की रिट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा। और भारत में रीट कौन जारी करता है? उच्चतम न्यायालय जारी करता है या फिर उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सरकारी आयोग की रिपोर्ट के मद्देनज़र किस राज्य ने राज्यपाल के कार्यकाल को खत्म करने का सुझाव दिया था? किस राज्य ने राज्यपाल के कार्यकाल को खत्म करने का सुझाव दिया था? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने सुझाव दिया था। किसने सुझाव दिया था? आंध्र प्रदेश ने सुझाव दिया था। अगला सवाल, पांचवा सवाल है, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा
दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया था। 69वां संविधान संशोधन यदि आपसे पूछ ले कब हुआ था, 1991 में हुआ था और इसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हो गया। छठा सवाल हमारा कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत वास्तव में एक दूसरे के पूरक है। क्या है? एक दूसरे के पूरक है और एक साथ एकीकृत योजना का गठन करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ एकीकृत योजना का गठन करते हैं। निम्नलिखित में से किस रूप में उन्हें जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे समानीकरण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? समानीकरण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल, 7वां सवाल है, निम्नलिखित में गलत कथन को छांटिए। आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और गलत कथन को इसमें छांटना है। पहला कथन क्या कहता है? पहली केंद्रीय संसद 1952 में बैठी। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, समवर्ती सूची का सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भारत के समेकित निधि से दिए जाते हैं। ये भी कथन सही है। यहाँ पर सभी कथन सही है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 8वां सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? अनुसूची 2 वेतन और भत्ते सही मिलान है। अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूची 6 असम, मेघालय और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों का वर्णन है। ये भी सही है, ये भी सही है। अनुसूची 10 यहाँ पर दिया हुआ है पंचायत, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनुसूची 10 जो है इसे 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और यह किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अनुसूची 10 संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था और यह दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। 9वां सवाल कर लेते हैं, शून्यकाल शब्द का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा प्रेस ने किया है। शून्यकाल शब्द का आविष्कार कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किसने किया था? प्रेस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। छठा सवाल है, राज्यसभा में राज्यों को निम्नलिखित आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों कि राज्यसभा में राज्यों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। किस आधार पर दिया जाता है? जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कितने सीटें हैं? 31 सीटें हैं। नेक्स्ट सवाल, 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भाग में केवल एक ही अनुच्छेद है? किस अनुच्छेद में है? भाग 20 में है। कौन सा अनुच्छेद है? 368, जो संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 20 में केवल एक अनुच्छेद है। कौन है? 368, जो संविधान संशोधन से संबंधित है। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार से इसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। 12वां सवाल है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13वां सवाल क्या कहता है? असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? सही क्रम क्या है दोस्तों? सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले असम,
उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम और सबसे अंत में गोवा का निर्माण होता है। असम का निर्माण कब होता है? सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को, नागालैंड 30 नवंबर 1963 को, मिजोरम 21 जनवरी 1972 को और सबसे बाद में गोवा का निर्माण होता है 30 मई 1987 को। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। सर एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया था और यह अधिनियम एडविन मॉन्टेग्यू, जो कि उस समय भारत के राज्य के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड वायसराय और गवर्नर जनरल थे, ठीक है, और यह इन्हीं की रिपोर्ट पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 इन्हीं की रिपोर्ट पर आधारित था और इसी कारण इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेघालय का जन्म हुआ था। मेघालय की स्थापना कब होती है? 1969 में होती है असम पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। दोस्तों, सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है, ठीक है। तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। कितने बजे? रात को 8 बजे, ठीक है। यहाँ पर 16वां प्रश्न क्या कहता है? 16वां प्रश्न कर लेते हैं। भारतीय संविधान के विषय में 13 दिसंबर 1946 किस लिए जाना जाता है? भारतीय संविधान के विषय में 13 दिसंबर 1946 किस लिए जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा उद्देश्य संकल्पना के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, पेश किया था। उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। इसे कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को। और याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का अंग माना जाता है। 17वां सवाल क्या कहता है? 17वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? सही आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे कम था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962-67, जाकिर हुसैन 67-69, बीबी गिरी 69-74, वीडी जती 1974 से 1979। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये सवाल है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। भारत का पहला नगर निगम, सही आंसर हो जाएगा मद्रास। मद्रास भारत का पहला नगर निगम बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1687 में बनाया गया था। 19वां सवाल है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1963 में। अगला सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा RS वर्मा कभी भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बने हैं। 21वां सवाल कर लेते हैं। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों से संबंधित है। अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। विवाद समाधान पैनल अधिनियम के तहत कौन सा स्थापित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयकर अधिनियम 1961 को। विवाद समाधान पैनल आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्थापित किया गया था।
24वां सवाल है, भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है? पहला है, जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उसके 6 महीने पहले से लगता है। दूसरा, जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उसके 3 महीने पहले से लगता है। सी, जिस तारीख से चुनाव होता है उससे 2 महीने पहले लगता है। या डी, उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनावों की तारीख की घोषणा करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट आंसर कीजिएगा। भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा करता है। सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। 25वां सवाल क्या कहता है, हमें एक पल नहीं भूलना चाहिए कि यह कम से कम बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसके बिना वह नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य को पूरी तरह निर्वहन नहीं कर सकता है। भारत के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने शिक्षा के अधिकार के बारे में यह प्रसिद्ध बयान दिया है? सही आंसर हो जाएगा, यह बयान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एक मुस्लिम विद्वान थे, वे कवि, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने थे। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और वे 1940 से 45 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। और आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी का ये रिवीजन क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं। तो इसे रोज़ 8 बजे रात को देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इकोनॉमिक्स के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।